Hello everyone, I am Dr. Govind Saraswat, and today in this lecture we will discuss the plot of George Orwell's Animal Farm. Before I explain the plot of this work by George Orwell, let me tell you something about the background knowledge of this work so that we can understand it in a better way. Actually, this work is a beast fable. अब बात ये आती है कि बीस्ट फेबल होती क्या है। फेबल का मतलब है कहानी, और बीस्ट मतलब होता है जो जंगली जानवर होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो बीस्ट फेबल एक इस तरह की कहानी होती है जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स के साथ में एनिमल्स भी पार्टेक करते हैं, वो हिस्सा लेते हैं, वो उसी का पार्ट होते हैं। वो एनिमल्स जो हैं अदर ह्यूमन बीइंग्स की तरह बिहेव करते हैं, वो बोलते हैं और एक्ट भी करते हैं। अगर आपने हॉलीवुड की एक मूवी है नार्निया सीरीज़, अगर वो देखिए तो आपको लगेगा उसमें असलन भी है, एक वेरी बिग लॉयन, देन हॉर्सेस आर देयर, उसके अंदर भेड़िए भी हैं, अजगर भी है। आपने फेमस स्टोरी है अपने इंडिया की जंगल बुक, वो देखी होगी। उसमें मोगली नाम का एक लड़का होता है, और बाकी जो भी कैरेक्टर्स हैं उसमें जनरली वो जंगल के जानवर हैं, और वो आपस में बात भी करते हैं और उनकी स्टोरी है। तो मोगली भी अपने आप में एक बीस्ट फेबल का, जो जंगल बुक जो है वो भी एक बीस्ट फेबल का पार्ट है। सो एनिमल फॉर्म बेसिकली एक बीस्ट फेबल है, और जो कहानी है इसकी वो एक पावर स्ट्रगल के आसपास में जो चलती रहती है। और आप ये मान के चलिए कि इस वर्क के थ्रू जो राइटर है जॉर्ज ऑरवेल, वो कुछ और सजेस्ट करना चाहता है। वॉट एवर यू विटनेस एज एक्शन इन दिस वर्क will suggest a lot of other things correlated to political और historical events। तो एलिगरी का मतलब ही यही होता है, कुछ जो कैरेक्टर्स इसमें हैं वो किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी और को ध्यान में रख के और वो बनाए गए हैं। हम आराम से बात करेंगे कैरेक्टर्स के बारे में इन डिटेल, बट अभी हम बात करते हैं इसका प्लॉट क्या है। प्लॉट मीन्स जो स्टोरी है उसका लॉजिकल अरेंजमेंट, कि आखिर इसमें शुरुआत से लेके एंड तक क्या होता है। शुरुआत इसकी जो है वो एक फॉर्म से होती है, और उस फार्म का नाम भी है, और उसका एक मालिक है जिस ह्यूमन है, वो उस फार्म को रन करता है। लेकिन एक एक सुअर है, बोर जंगली जो है, जिसका नाम है ओल्ड मेजर। वो क्या करता है, उस मैनर फार्म के सारे जो जानवर हैं उनको वो इकट्ठा करता है, और वो उनको अपने एक सपने के बारे में बताता है कि मैंने एक ऐसा सपना देखा है जिसमें सारे जानवर जो हैं वो साथ में रहते हैं खुशी खुशी, और कोई भी आदमी या मनुष्य उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। और वो कंट्रोल नहीं करते मीन्स दे लिव फ्री, दे लिव ऑन देयर ओन। वो अपने आप को मतलब किसी की गुलामी में नहीं देखता। वो ये कहता मेरा ये सपना है कि हम ऐसे फार्म में रहें जहाँ पे हमारे हमारे ऊपर कोई गुलामी आ, का एक जो है, जिस गुलामी के एटमॉस्फेयर में हम लोग अभी रह रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम सब फ्री रह रहे हैं, सभी एक दूसरे से साथ में रह रहे हैं। और वो सभी जानवरों को यही कहता है कि हमें इस तरह के सपने को सच करने की दिशा में काम करना चाहिए। और वो उन सबको मोटिवेट करने के लिए एक सॉन्ग भी सुनाता है, जिस सॉन्ग का नाम है बीस ऑफ इंग्लैंड। और इस जो गीत में उसने अपने पूरे ड्रीम विज़न को डिस्क्राइब किया। अब सारे एनिमल्स ये ओल्ड मेजर का जो ड्रीम विज़न है उसको सुनकर बहुत एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है
कि ये जो मीटिंग है उसके 3 दिन बाद में ही ओल्ड मेजर वो मर जाता है। अब उसके बाद में 3 और पिग्स होते हैं, एक तो स्नोबॉल है, दूसरा नेपोलियन और तीसरा स्क्वेलर। वो क्या करते हैं, जो एनिमलिज्म की जो फिलॉसफी है उसके मेन प्रिंसिपल्स वो तैयार करते हैं, लिखते हैं कि मेजर के बाद में, ओल्ड मेजर के मरने के बाद में हमें उस ड्रीम को मरने नहीं देना है, हमें उसको आगे उसके ऊपर काम करना है। तो वो जो संसार है जिसमें हम आराम से रह सकते हैं, उस पैराडाइज को एक्चुअलाइज करने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए एनिमलिज्म की। और एक रात क्या होता है कि सारे एनिमल्स वो उस फार्म के मालिक मिस्टर जोन्स से लड़ाई करते हैं, उनको उसको हरा देते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उस फार्म का नाम बदल के उसको एनिमल फार्म नाम दिया। एंड फिर बाद में उन्होंने ओल्ड मेजर के ड्रीम को अचीव करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। इन सभी के बीच में एक कार्ट हॉर्स भी है जिसका नाम है बॉक्सर। और बॉक्सर अपने आप में एक सिंबल है लॉयल्टी का। उसने ये ठान लिया कि अब मुझे और ज़्यादा काम करना है। उसका एक मैक्सिम है, वो जो हमेशा कहता है शुरुआत में कि आई विल वर्क हार्डर, मैं और ज़्यादा काम करूँगा ताकि जो ड्रीम हमने देखा है हम उस ड्रीम को अचीव कर सकें। अब शुरुआत में तो क्या होता है कि एनिमल फॉर्म प्रॉस्पर होता है, बट धीरे धीरे कुछ रिफ्ट्स जो हैं वो उभर के सामने आती है। स्नोबॉल जो है एनिमल्स को पढ़ने के लिए मतलब मोटिवेट करता है, और नेपोलियन जो है दूसरी तरफ एक ग्रुप है कुत्तों का, पपीज़ का, उनको एजुकेट करने की दिशा में काम करता है। और वो कहता है कि मैं उनको एनिमलिज्म की प्रिंसिपल्स सिखा रहा हूँ। एक बार क्या होता है, मिस्टर जोन्स वापस आते हैं तो एनिमल्स फिर उनके साथ में उनकी लड़ाई होती है और एनिमल्स उसको हरा देते हैं। और इस बैटल को बैटल ऑफ काउशेड नाम से इसमें मेंशन किया हुआ है। और फिर बाद में जब उसको हरा देते हैं तो उसकी जो गन है जो वो छोड़ के भाग गया था मिस्टर जोन्स, उसको वो अपनी विक्ट्री के टोकन के रूप में अपने पास में रख लेते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नेपोलियन और स्नोबॉल जो है वो उस फार्म के फ्यूचर के लिए और आपस में डिस्कस करते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पावर स्ट्रगल उनके बीच में शुरू हो गया। वो एक दूसरे के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस और ज़्यादा डालने की कोशिश करते थे। फिर एनिमल्स को भी वो और ज़्यादा मतलब अपने पावर के बारे में बताते रहते थे। तो इससे क्या हुआ, उनके बीच में जो रिफ्ट है वो बढ़ता गया। फिर एक बार क्या हुआ कि स्नोबॉल ने अपनी एक स्कीम बताई कि हम एक ऐसी विंड मिल बनाएंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। लेकिन नेपोलियन ने इस आइडिया को अपोज़ किया। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को चाहते नहीं थे और ये चाहते थे कि पावर उनके हाथ में ही रहे। एक दूसरे के खिलाफ भी काम करने लगे। फिर सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलो वोट कर लेते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। स्नोबॉल यहाँ पे एक बहुत पैशनेट स्पीच देता है, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया यहाँ पे, उसने एक स्ट्रेंज नॉइज़ जो है वो क्रिएट किया। और उसके जो अटैक डॉग्स हैं, जो नो हैं, जो शुरुआत में नेपोलियन ने कहा था ना कि मैं उनको एनिमलिज्म की रूल्स पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो 9 डॉग्स जो हैं वो आते हैं वहाँ पे और स्नोबॉल को उस फार्म से भगा देते हैं। और फिर जो सत्ता है एनिमल फार्म की वो नेपोलियन अपने हाथ में ले लेता है। एंड ही डिक्लेयर्स दैट देयर विल बी नो मोर मीटिंग्स, कि अब कोई मीटिंग नहीं होगी। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन, उस पॉइंट के बाद में या इस इवेंट के बाद में, इंसिडेंट के बाद में,
वो कहता है कि जो भी डिसीजन होंगे वो पिग्स अकेले ही ले लेंगे। और वो क्यों? क्योंकि वो मानता है कि एनिमल्स की भलाई इसी में ही है कि हम जो है आपस में ही डिसाइड कर लें। फिर नेपोलियन को ये लगा कि जो विंड मिल का प्लान था स्नोबॉल का, वो ठीक ही था। तो फिर उसने एनिमल्स, स्पेशली जो बॉक्सर है, उसको ये कहा कि तुम्हें ये कंप्लीट करना प्रोजेक्ट। तो एक दिन क्या होता है कि तूफ़ान आता है, और फिर उसकी जाने के बाद में वो सारे पाते हैं कि विंड मिल जो है वो नीचे गिर गई। और नेपोलियन ये क्लेम करता है कि स्नोबॉल जो है वो आया और उसने ये ऐसा काम किया है। और स्नोबॉल की जो कॉन्स्पिरेसी है वो यहाँ पे और उभर के सामने आती है। और जो भी एनिमल्स, उसको ये लगता है कि नेपोलियन की साइड में है। उसने उन सब को ये एक मैसेज दे दिया कि अगर किसी ने भी आ, नेपोलियन की तरफदारी की तो फिर उसके अटैक डॉग्स जो हैं वो उन सबको मार डालेंगे। अब उसकी डिक्टेटरशिप होगी, तानाशाही होगी वहाँ पे। अब कोई भी उसके खिलाफ बोलता नहीं था क्योंकि सबको डर था कि कहीं कुत्तों के सामने नहीं डाल दे, मरवा देगा वो। तो यहाँ पे बॉक्सर जो है ना, उसने एक अपना दूसरा एक मैगज़िम जो है वो अपना लिया कि नेपोलियन इज़ ऑलवेज राइट, कि नेपोलियन हमेशा सही था। नेपोलियन जो है वो अपने पावर को अब एक्सपेंड करना शुरू करता है। और उसने फिर बाद में ये भी कर दिया कि हिस्ट्री वापस लिखवाई कि वो स्नोबॉल को एक विलन जो है के रूप में सबके सामने लेके आए, हालांकि वो नहीं था इतना। नेपोलियन जो है अब धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करने लग गया। वो बेड में सोता था, विस्की पीने लग गया। और फिर नेबर में जो फार्म्स थे वहाँ पे जो भी किसान थे उनके साथ में वो ट्रेड भी करने लग गया, व्यापार भी करने लग गया। लेकिन जो उस उन्होंने सबसे पहले मिल के जो प्रिंसिपल बनाए थे एनिमलिज्म के, उसमें ये चीज़ें सारी स्ट्रिक्टली मना की हुई थी। और स्क्वेलर जो है वो नेपोलियन का चमचा है, वो उसके हर एक्शन को जस्टिफाई करता है एंड बाकी सबको कन्विंस करता है कि नेपोलियन बहुत ग्रेट लीडर है और वो सबके लिए चीज़ें और बेटर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो सच्चाई थी वो ये थी कि बाकी जो एनिमल्स थे, कॉमन एनिमल्स, वो भूखे रहते थे, उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता था और कई बार सर्दी में वो बेचारे ठीक होते भी रहते थे। फिर एक नेबर में एक और फार्मर था जिसका नाम था मिस्टर फ्रेडरिक। वो नेपोलियन को चीट करता है। वो कुछ टिम्बर में परचेज कर रहा था वो, एंड देन उसने अटैक किया फार्म के ऊपर और विंड मिल को उड़ा दिया डायनामाइट से। और जबकि ये जो भी विंड मिल थी उसके ऊपर बहुत सारा इन्होंने एक्सपेंस, हाँ मतलब एक्सपेंडिचर किया था, खर्चा किया था। और जब विंड मिल जो है वो जब डिमोलिश हो गई तो वहाँ पे क्या हुआ, एक बैटल जो है छिड़ गई उनके बीच में। और इस बैटल में बॉक्सर बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। अब वो फार्मर्स को मतलब भगाने वाले थे, लेकिन बॉक्सर की जो इंजरीज़ है उसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ गए। और बॉक्सर जब विंड मिल के ऊपर काम कर रहा था तो वो गिर जाता है, एंड देन उसको लगता है कि अब उसका एंड जो है वो अब नज़दीक आ गया है। फिर क्या होता है, एक दिन बॉक्सर कहीं दिखता नहीं किसी को, तो स्क्वेलर सबको यही कहता है कि बॉक्सर जो है हॉस्पिटल जो उसको लेके गए थे और वहाँ पे उसकी मौत हो गई। और उसने मतलब स्क्वेलर ने ये भी कहा कि वो प्रशंसा कर रहा था उसकी कि उसने रिबेलियन को लास्ट अपने सांस तक अपना समर्थन दिया, उसके लिए काम किया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि नेपोलियन ने अपने सबसे वफादार और जो हार्ड वर्कर था उसके फार्म का, उसको सिर्फ विस्की की मनी के लिए बेच दिया। तो यही होता है, जो लॉयल होता है, जो हार्ड वर्किंग होता है, उसके साथ में जनरली धोखा ही होता है। तो एक बॉक्सर का एग्जांपल सामने है कि प्रिंसिपल्स, हार्ड वर्किंग होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है,
और सच्चा होना अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन साथ में चतुर भी होना पड़ता है। देन होता क्या है लास्ट में, सालों बीत जाते हैं, एनिमल फार्म में पिग्स जो है अब इंसानों की तरफ बर्ताव करने लग जाते हैं। वो अब दो पैरों पे चलने लग जाते हैं, विप्स अपने साथ में रखते हैं, कपड़े पहनते हैं। और जो 7 प्रिंसिपल्स हैं एनिमलिज्म की, जो कि 7 कमांडमेंट्स के हिसाब से फेमस हैं, जो कि उस बाड़े में ही कहीं पे वो उन्होंने स्क्राइब किए थे, लिखे थे, वो अब एक सिंगल प्रिंसिपल पर आके रिड्यूस हो जाते हैं। और सिंगल प्रिंसिपल क्या है? ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। कि सारे एनिमल्स इक्वल हैं लेकिन कुछ बाकियों से ज़्यादा इक्वल हैं। और ये इंडिकेट क्या करता है कि जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो इक्वल से थोड़ा ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है। और ये जस्टिफाई भी करता है कि हम जो है बाकियों को रूल करने के लिए बने हैं। अब नेपोलियन एक कोई फार्मर है, उसको डिनर पे भी बुलाता है और अपना इंटेंशन उसको डिक्लेयर करता है कि अब जो है ह्यूमन फार्मर्स जो है ऑर्गेनाइज वर्किंग क्लास ऑफ बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स कम्युनिटीज़, तो उसके साथ में काम करना चाहता है वो। अब उसने नाम भी चेंज कर दिया एनिमल फार्म का, वापस मैनर फार्म रख दिया। क्लेम ये कर रहा था कि टाइटल जो है वो करेक्ट है। और वो अ, जब पार्टी जो है अभी यहाँ पे अपने फार्म हाउस की जो विंडो है उससे वो जब देखता है, तो अब कॉमन एनिमल्स कई बार मतलब ये उनको फील कर होता है कि वो बता ही नहीं पा रहे हैं कि पिग्स कौन से और ह्यूमन बींग्स कौन से, बिकॉज दे रिजेंबल ईच अदर। तो ऐसा लगता है कि मतलब उनमें कोई फ़र्क नहीं है। सो ये एनिमल फार्म जो है एक बहुत बड़ा सटायर है, पॉलिटिकल एलेगरी है, एक मॉरल टेल भी है। इससे हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने को मिलती है। हम एनिमल फार्म को और एनालाइज करेंगे, आखिर वो पर्पस क्या है जॉर्ज ऑरवेल का, वो क्या सजेस्ट करना चाहता है। हम इनको आने वाले इन चीज़ों को आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ वी वर कंसर्न ओनली विद द मेन प्लॉट ऑफ दिस work by George Orwell. And in the forthcoming lectures, we will be discussing the major characters, major themes, and the symbols that have been used in this work by George Orwell, and what kind of a message can we perceive from this work. ये सब हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।